चलिए, तो आज हम लोग करेंगे रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया जो है, उस रासायनिक अभिक्रिया को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण में, जिसकी मात्रा के कारण में एक रासायनिक अभिक्रिया जो है वो उसका दर जो है वो बढ़ जाता है, और किन किन परिस्थितियों में, किन किन कारकों में रासायनिक अभिक्रिया का दर जो होता है, उसका स्पीड जो होता है वो कम हो जाती है, घट जाती है। इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो जब संपन्न होता है तो हमेशा आरंभ जो होता है, उस आरंभ में अभिक्रिया जो है बहुत तेज़ गति से होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो घटते जाती है। ये हम पहले के क्लासों में जान चुके हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो इसमें पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में, या जिसको हम लोग दर नियम बोले थे पिछले क्लास में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल का समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उसकी सांद्रता में हम लोग जैसे जैसे वृद्धि करते हैं तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार उस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो भी बढ़ते जाती है। इसके उल्टा अगर हम लोग अभिकारकों की सांद्रता में अगर हम लोग कमी करते जाते हैं तो जो रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसकी जो दर है वो घटते चले जाएगी। तो ये चीज़ होता है समानुपाती। अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने से अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और अभिकारकों की सांद्रता में कमी करने से जो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो घटती है। तो ये होता है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार से होता है। दूसरा यहाँ पर ताप, दूसरा कारक है इसमें ताप। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो ताप पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे हम लोग अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करते जाते हैं वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर भी है वो बढ़ते चले जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का ताप जो है वो भी दर का समानुपाती हो रहा है, और किसी अभिक्रिया के ताप में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दिया जाए तो उस अभिक्रिया की जो दर होती है वो 2 गुनी हो जाती है। जिस दर से, जिस स्पीड से अभिक्रिया हो रही है, आप अगर उसके ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर देंगे तो अभिक्रिया 2 गुनी स्पीड से चलने लगेगी। यानी कि उत्पाद बढ़ने की जो दर होता है वो 2 गुना हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण ये है कि जब हम लोग ताप में वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि करने से अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होता है उस गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि भाई ताप दे रहे हो तो उसमें तापायनिक उत्सर्ज, उसमें उत्तेजना आती है, तो उस तापायनिक उत्तेजना के कारण में गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जो अभिकारक के जो अणु होते हैं वो तेज़ी से संगठ होने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में संगठ होने लगते हैं, उसमें टक्कर होने लगते हैं, और उसके कारण में संगठ बढ़ जाती है, संगठ की मात्रा बढ़ जाती है, टकराने की जो मात्रा बढ़ जाती है, और उस टकराने की मात्रा बढ़ने के कारण में रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो भी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तीसरा इसमें कारक है इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको प्रभावित करने में उत्प्रेरक जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। उत्प्रेरक की जो प्रकृति होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के आधार पर, प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की दर घटती और बढ़ती जाती है। कुछ उत्प्रेरक जो होते हैं वो धनात्मक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। वैसे तो उत्प्रेरक 4 प्रकार के आप लोगों को आगे लेसन में मिलेगा,
एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक होता है स्व उत्प्रेरक और एक होता है प्रेरित उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरकों के 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उसमें केवल 2 ही उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे। शुरू के जो 2 आपको बताया था, एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक जो है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक उपस्थित है वो धनात्मक प्रकार का है तो वो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देती है। जैसे मान के चलिए इसमें हैबर बनाने की विधि जो हम लोग देखेंगे, जिसमें N2+3H2, इसमें Fe2O3 है, इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होता है, अमोनिया गैस बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कर क्रिया करके। तो यहाँ पे ये जो उत्प्रेरक होता है ये धनात्मक उत्प्रेरक होता है, अर्थात इसकी उपस्थिति से अमोनिया बनने की जो दर होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से अगर कोई उत्प्रेरक जो है वो ऋणात्मक प्रकार का हो, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक की जो उपस्थिति के कारण में क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी दर जो होता है वो घट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है उस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो ये एथिल अल्कोहल की उपस्थिति हम लोग ऑक्सीकरण करें तो यहाँ पे जो फॉस्जिन गैस जो बनता है उसकी जो दर होता है वो दर जो है वो घट जाता है। ये एथिल अल्कोहल की उपस्थिति के कारण में ये क्लोरोफॉर्म जो है उसका ऑक्सीकरण करने से जो फॉस्जिन गैस बन रहा है उस फॉस्जिन गैस बनने की जो दर होता है वो कम हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल होता है वो ऋणात्मक प्रकार का क्या होता है, इसमें ये उत्प्रेरक होता है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होने के कारण में ये इसके ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या करता है, इसमें रोक देता है। इसी प्रकार से होता है दाब। तो अगर जो निकाय समीकरण निकाय जिसका हम लोग जिसकी दर ज्ञात करना चाह रहे हैं, अगर वो गैसीय अवस्था में हो तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग जो अभिकारक गैस जो होते हैं उस अभिकारक गैस के दाब में अल्प वृद्धि करते हैं, थोड़ा थोड़ा वृद्धि करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग उसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते जाएंगे, दाब में वृद्धि करते जाते हैं, वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होता है वो भी बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दाब होता है वो एक निश्चित सीमा तक ही रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है। उससे कहीं ज़्यादा दाब आरोपित कर दें, बहुत ज़्यादा दाब अगर आरोपित करें तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया जो दर होता है वो दाब पर निर्भर नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि गैस जो होता है उस गैसीय निकाय है, गैसीय निकाय में बहुत ज़्यादा दाब करेंगे तो गैसीय निकाय जो है संपीड़ित तो हो नहीं पाती है। तो इसके कारण में क्या होगा, जब दाब आरोपित होगा तो गैस का वहाँ से पलायन होने लग जाएगी, तो उसमें दाब जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसमें है ना प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर दाब एक गैसीय निकाय जो है उस गैसीय निकाय में अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में दाब में वृद्धि करते हैं, अल्प मात्रा में दाब में वृद्धि करते हैं, तभी रासायनिक अभिक्रिया दर जो होगा वो बढ़ेगा। अगर दाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप वृद्धि कर देंगे तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो दाब पर उसको दाब जो है उसको प्रभावित ही नहीं कर पाएगी उसकी दर को। या इसका उल्टा ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी गैस के दाब में थोड़ी थोड़ी कमी लाते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते हैं उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी कमी लाएंगे तो उस रासायनिक अभिक्रिया दर जो है वो क्या होने लग जाएगी, घटने भी लग जाएगी। इसी प्रकार से होता है 5वां कारक है इसमें अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो ठोस अवस्था में हो, अभिकारक ठोस अवस्था में हो, और अगर ये ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक कब हो सकता है, जबकि ठोस जो है उसकी सतह जो है वो खुरदुरी सतह वाली हो, खुरदुरी हो इसकी सतह, या फिर ये जो है ठोस जो है वो सरंध्र युक्त हो। तो इन दोनों स्थिति में जब ठोस जो होता है, अभिकारक ठोस जो है उसकी सतह खुरदुरी हो या फिर वो सरंध्र युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो अभिकारक के जो अणु होते हैं उन अभिकारक के अणुओं में क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है।
तो उस क्षेत्रफल में वृद्धि होने से क्या होता है, जो उन जगहों पर जो खुरदुरी सतह होती है या सरंध्रयुक्त होता है उसमें दूसरे जो अभिकारक होते हैं उसके अणु जो होते हैं उनका अधिशोषण होने लग जाता है, अधिक मात्रा में अधिशोषण होने लगता है। और अधिक मात्रा में अधिशोषण होगा तो उसके कारण में क्या होता है, उनकी सांद्रता जो होती है वो सांद्रता में भी वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि भाई जो दूसरे अभिकारक के जो अणु होगा वो पहले अभिकारक जो है उसकी सतह पर इस प्रकार से ये अधिशोषित होगा। अधिशोषित होना मतलब चिपकना, अस्थायी रूप से चिपकना, स्थायी रूप से जुड़ना, ये अधिशोषण कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अधिशोषित होगा, एक अभिकारक की सतह पर दूसरे अभिकारक के जो अणु होगा वो अधिशोषित होंगे। तो उस अधिशोषण होने से क्या होगा, वहाँ पर अभिकारक जो होगा उसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होने से, जब जैसे पहले कारक में हमने देखा कि जब कभी भी अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होता है तो रासायनिक अभिक्रिया दर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया दर भी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। एक और आखिरी कारक हम लोग देख लें, छठवां, विकिरण की उपस्थिति। विकिरण की उपस्थिति, तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है जो संपन्न हो रहा है वो किसी विशेष प्रकार के विकिरणों की उपस्थिति में अगर होता है, पराबैंगनी किरणें हो गया, ठीक है कि नहीं, जैसे अवरक्त किरणें हो गया, या अन्य कोई भी विकिरण हो सकता है उसके, अल्ट्रावायलेट रेस के साथ साथ में अवरक्त किरणों के साथ साथ में कोई दूसरा भी हो सकता है, लघु किरणें भी हो सकती है और दीर्घ किरणें भी हो सकती है। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उस रासायनिक अभिक्रिया विकिरणों की उपस्थिति में होता है तो ये विकिरण जो होता है वो अभिकारक के अणुओं के ताप में वृद्धि कर देता है। और जैसे कि हमने ताप के बारे में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग ताप में वृद्धि करते हैं अभिकारकों के, है ना, ताप में वृद्धि करेंगे तो ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि विकिरण के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊष्मा जो होता है उस ऊष्मा से जो अभिकारक के जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और उसमें बताया था जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो उनमें संघट्ट की मात्रा जो होता है वो टक्कर की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, फलस्वरूप में रासायनिक अभिक्रिया दर क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 6 कारक बताए आप लोगों को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में। पहला मैंने बताया था आप लोगों को अभिकारकों की सांद्रता, तो वो बताया था मैं आप लोगों को अभिकारकों की जो सांद्रता वो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया दर जो होता है उसका क्या होता है, वो समानुपाती होता है। दूसरा बताया था मैंने आप लोगों को ताप, तो ताप भी जो होता है रासायनिक अभिक्रिया दर की क्या होता है, उसमें समानुपाती होता है ना, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होता है। लेकिन यहाँ पे ताप में बताया था आप लोगों को कि प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएंगे तो अभिक्रिया की दर जो है वो दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद बताया था दाब, तो दाब में अल्प वृद्धि करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया दर भी बढ़ती है, बताया था आप लोगों को ज़्यादा वृद्धि नहीं कराना रहता है। उसके बाद में बताया था ये पृष्ठ क्षेत्रफल बताया था, पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में भी बताया मैं आप लोगों को, अगर हम लोग किसी अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया दर क्या होती है, वो बढ़ जाती है। और उसके बाद में बताया मैंने आप लोगों को विकिरण की उपस्थिति, तो विकिरण जो होता है ना, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया जो होता है किसी विशेष विकिरणों की उपस्थिति में होता है तो विकिरणों के द्वारा दी गई जो ऊष्मा होता है वो अभिकारक के अणुओं के ताप में वृद्धि कर देता है, और ताप में वृद्धि होने से आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया दर क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने देखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और वो कारक कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इसके आगे फिर दूसरे क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। आज का जो ये क्लास जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है उसको यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, उसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।